हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के साथ साथ विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसे हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति पर एक नज़र डालते हैं। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि आजकल इस विषय पर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न जो है सो पूछने की परंपरा लगभग समाप्त हो गई है। जैसे कि भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति से संबंधित कारणों की विवेचना करें। वस्तुतः राष्ट्रवाद की उत्पत्ति से संबंधित जो कारण हैं उनमें से किसी एक या दो पहलुओं को केंद्र में रखते हुए उन पर आपसे टिप्पणी अपेक्षित की जाती है। जैसे भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति पाश्चात्य अथवा अंग्रेजी शिक्षा का परिणाम था। आर्थिक शोषण की ब्रिटिश नीति ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय को प्रोत्साहन दिया। औपनिवेशिक सरकार की प्रतिक्रियावादी एवं प्रजातीय विभेद की नीतियां राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का सर्वप्रमुख कारण बनी। तो इसी तरह से प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो को मैंने इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है और इस संदर्भ में मैं अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह अध्ययन सामग्री आपके लिए निश्चित रूप से काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है इसे समझते हैं। तो एक सामान्य परिभाषा के अनुसार राष्ट्र का अर्थ एक समान भाषा, धर्म और संस्कृति के मनुष्यों का एक समूह जिस निश्चित भूभाग में निवास करता है वह राष्ट्र कहलाता है और सामूहिकता की यह भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। अर्थात क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या या व्यक्ति समूह निवास करते हैं उनकी भाषा, धर्म और संस्कृति में एक रूपता होती है और इस प्रकार इन सभी लोगों के हित जो होते हैं लगभग समान होते हैं। अब जरा हम लोग 1707 ईस्वी में जो भारत की स्थिति थी उस पर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, उस समय भारत में लगभग 121 से अधिक भाषाएं बोली जाती थीं और बोलियों की संख्या अगर देखी जाए तो 19,000 से भी अधिक बोलियां थीं। भारत में कुल 7 धर्मों के अनुयायी जो है सो निवास करते थे। इनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी आदि के साथ साथ ईसाई भी शामिल हो गए थे। इस प्रकार सांस्कृतिक रूप से भी भारत में काफ़ी विविधता थी। भारत में राजनीतिक एकीकरण का अभाव था। जैसा कि आपको पता है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारत में कई स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व हो चुका था। कई स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे देश में। इसके अतिरिक्त विभिन्न भारतीय समाजों में दृढ़ स्थानीयता की भावना थी। अर्थात सामंतवादी ढांचे की सामाजिक व्यवस्था में गतिशीलता का अभाव था। अगली महत्वपूर्ण बात कि राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक जीवन को अधिक प्रभावित नहीं करता था। अर्थात अगर दो देशों की सेनाएं आपस में लड़ रही होती थी तो वहाँ के नागरिकों को इससे कोई लेना देना नहीं रहता था। युद्ध के समय भी वे अपने कृषक जो है अपने खेतों में आराम से काम कर रहे होते थे। स्थिति यह थी कि कोई नृप होए हमें क्या हानि। अर्थात राजा कोई भी बन जाए, जो कृषकों की और आम आदमी की जो दशा है उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए राजनीतिक परिवर्तन उनके जीवन को अधिक प्रभावित नहीं करता था। इसके अतिरिक्त समाज में विभिन्न वर्ग थे और इनके हित जो थे
वह अलग अलग थे। इस परिस्थिति में भारत में राष्ट्रीयता का विकास जो था वह एक कठिन कार्य था, लेकिन फिर भी भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रवादी जन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही भारत को स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई। यह एक फैक्चुअल स्थिति है। ऐसे में भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, इसी तथ्य को हम लोग प्रस्तुत वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, इस संदर्भ में दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। पहली जो विचारधारा है वह राष्ट्रवाद के उदय की साम्राज्यवादी विचारधारा कही जाती है और दूसरी जो विचारधारा है वह राष्ट्रवाद के उदय की राष्ट्रवादी विचारधारा कहलाती है। तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रवाद के उदय की साम्राज्यवादी विचारधारा पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह विचारधारा जो है इस प्रश्न के साम्राज्यवादी व्याख्या पर आधारित है। इसके अनुसार मान्यता यह है कि भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति एवं विकास भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रसार का ही परिणाम है। इसके समर्थन में जो तर्क दिए जाते हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। पहला कि भारत का राजनीतिक एकीकरण। इसके अंतर्गत तर्क यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी। अंग्रेजों ने संपूर्ण देश को एक दृढ़ केंद्रीय शासन के अंतर्गत लाकर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। जैसा कि आपको पता है कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्र थे। प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र थे और दूसरे में देसी रियासतें थी जिनकी नीतियों को ब्रिटिश सरकार प्रभावित करती थी। यह राजनीतिक एकता प्राचीन एवं मध्यकालीन शासकों द्वारा स्थापित एकता से भिन्न थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप समझें, क्योंकि इसमें आधुनिक राजनीतिक प्रणाली, सैन्य व्यवस्था, न्याय एवं कानून व्यवस्था की स्थापना करते हुए मध्यकालीन सामंतवादी परंपराओं पर आधारित दृढ़ स्थानीयता की भावनाओं को समाप्त करने का कार्य किया गया था। अर्थात समाज के सामंतवादी ढांचे को हटा दिया गया था। अतः इस राजनीतिक एकीकरण ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तो साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत यह एक प्रमुख तर्क है। इस संदर्भ में जो दूसरा तर्क प्रस्तुत किया जाता है वह भारत में अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, इससे संबंधित है। इसके अंतर्गत मान्यता यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि ब्रिटिश पूर्व भारतीय साहित्यों तथा राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में राष्ट्रीयतावादी तत्वों का पूर्णतः अभाव था। हालांकि यह विवाद का विषय है। खैर, यह विषय जो है अभी इस वीडियो का विषय वस्तु नहीं है। इस संदर्भ में किसी अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय पाश्चात्य दर्शन एवं साहित्यों से परिचित हुए, जिनमें लोकतांत्रिक तत्वों का समावेश था। इन्हीं आधारों पर उन्होंने भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में सुधार किया तथा राजनीतिक क्षेत्र में संगठन की स्वतंत्रता, उत्तरदायी सरकार, राष्ट्रीय एकता, समानता, स्वतंत्रता जैसे तत्वों की विवेचना भारतीय संदर्भ में प्रस्तुत की। दोस्तों, इस विचारधारा को इसलिए भी बल प्राप्त होता है कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने किसी भी क्षेत्र में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि उन्होंने जिन पाश्चात्य सिद्धांतों एवं ज्ञान को सीखा उन्हीं का अनुमोदन किया या परिवर्तनों के साथ प्रस्तुत किया। सरकार की आलोचना एवं इसकी नीतियों का विश्लेषण यूरोपीय उपागमों के माध्यम से ही किया गया। इससे भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में अंग्रेजी शिक्षा की भूमिका को जस्टिफाई किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण तर्क जो दिया जाता है इस संदर्भ में वह है अंग्रेजी समाचार पत्रों पत्रिकाओं की भूमिका। तो इस पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने में अंग्रेजी समाचार पत्रों पत्रिकाओं ने
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसा तर्क दिया जाता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में अंग्रेजी ने एक संपर्क भाषा के रूप में भारत के विभिन्न भागों के लोगों में वैचारिक एकता को प्रोत्साहन दिया और इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। अब हम लोग राष्ट्रवाद के उदय की राष्ट्रवादी विचारधारा पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह विचारधारा जो है इस प्रश्न के राष्ट्रवादी व्याख्या पर आधारित है और यह साम्राज्यवादी विचारधारा के विपरीत मत व्यक्त करती है। इस विचारधारा के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में अंग्रेजी शासन एवं शिक्षा की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, क्योंकि जो तर्क दिया जाता है उन्हें देखें कि पहला, कि जिन देशों में यूरोपीय प्रभाव नहीं था, जैसे जापान, चीन, वहाँ भी राष्ट्रवाद पनपा। अतः भारत में भी स्वतंत्र रूप में ऐसा हो सकता था, क्योंकि राजनीतिक विभिन्नताओं के बावजूद भारतीय क्षेत्र जो थे आर्थिक रूप से अन्योन्याश्रित रूप से एक दूसरे पर निर्भर थे। अर्थात आर्थिक आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। दूसरा जो प्रमुख तर्क दिया जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार एक सीमित वर्ग में ही हुआ था, जबकि अधिकांश जनसंख्या निरक्षर थी। वर्ष 1931 में भारत की साक्षरता केवल 8% ही थी, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इससे पूर्व 19वीं सदी में भारत की साक्षरता दर काफ़ी कम रही होगी और 1931 में भी अंग्रेजी समझने एवं बोलने वाले लोग केवल 2% ही थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षा अधिक व्ययसाध्य थी, अर्थात खर्चीली थी, तो इस कारण व्यापक रूप में कभी भी इसे लागू नहीं किया गया। भारत की गरीबी ने भी इसे व्यापक रूप में फैलने से रोका। चौथा जो तर्क है कि अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू करने का उद्देश्य पूर्णतः औपनिवेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना मात्र था, न कि भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उत्थान करना। इस तथ्य से भी आप भलीभांति परिचित हैं। जो पांचवा तर्क दिया जाता है कि पाश्चात्य शिक्षा की भांति शिक्षित वर्ग भी एक नगरीय तत्व था, अर्थात यह नगरों में रहता था जिसका गांव से कोई संबंध नहीं था। आधुनिक शिक्षा ने शिक्षित वर्ग एवं जनसाधारण के बीच प्रायः पृथकता को ही बढ़ावा दिया था। जैसा कि आपको याद होगा कि लॉर्ड मेकाले की जो शिक्षा नीति थी उसमें भारत में भारतीयों को शिक्षित करने के लिए इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी का सहारा लिया गया था, अर्थात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जिसके तहत भारत के कुछ गिने चुने लोगों को ही शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था और अनुमान यह व्यक्त किया गया था कि यह शिक्षित वर्ग जो है वह शेष भारतीयों को शिक्षा प्रदान करेगा, अर्थात शिक्षा छन छन करके सारे भारतवासियों में फैलेगी। लेकिन यह सिद्धांत या यह थ्योरी जो था, इसकी संकल्पना जो है सो पूर्णतः असफल सिद्ध हुई और जो शिक्षित वर्ग था उसने अनपढ़ जनसाधारण वर्ग से एक दूरी बना ली। इसी कारण प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन कभी जन आंदोलन नहीं बन सका। जहाँ कहीं भी राष्ट्रवादी आंदोलन जन आंदोलन बना, उनमें आधुनिक शिक्षा का थोड़ा भी योगदान नहीं था। तो जो ये शिक्षित वर्ग था इसके अपने हित थे और इन्होंने अपने लिए ही आंदोलन किए थे, यह बात आप समझ लें। और यही कारण था कि जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन थे इन्हें शिक्षित वर्गों के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे और इसलिए ये जन आंदोलन नहीं बन सके थे। आगे बढ़ें। अब आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि इसने हिंदू एवं मुसलमानों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा दिया, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए हिंदुओं ने अंग्रेजी शिक्षा एवं सरकारी नौकरियां प्राप्त कर ली, जबकि मुसलमान अपने रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण ऐसा नहीं कर सके थे। बाद के वर्षों में जब उनमें जागरूकता आई तो अपने सहधर्मियों से पिछड़े होने के एहसास ने ही मुसलमानों में राष्ट्रीय हित के स्थान पर वर्गीय हित को प्रोत्साहन दिया। यह भी
एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अतः किसी भी तरह राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में औपनिवेशिक शासन एवं अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव प्रमाणित नहीं हो पाता है। तो यह राष्ट्रवादी विचारधारा की मान्यता है। दोस्तों, उपरोक्त दोनों ही विचारधाराओं में काफ़ी अंशों में सत्यता है, लेकिन दोनों ही विचारधाराएं अतिवादी दृष्टिकोण रखती हैं। अब आइए हम समझते हैं कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ कैसे। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि उन विशेष परिस्थितियों द्वारा निर्मित हुई जो ब्रिटिश शासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपनाई गई नीतियों का परिणाम थी। जैसे पहला, आर्थिक शोषण की औपनिवेशिक नीति। जैसा कि आप सबों को पता है कि साम्राज्यवादी हितों के अनुरूप आर्थिक क्षेत्र में अपनाई गई नीतियों से संपूर्ण देश में गरीबी, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, विउद्योगीकरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। जैसे वणिक पूंजीवादी चरण जो था 1757 से 1813 के बीच का चरण, तो वणिक पूंजीवादी चरण के नीतियों से भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो चुका था। इनसे मुक्त हुए कारीगर शिल्पी समूह अपनी आजीविका हेतु कृषि की ओर उन्मुख हुए, क्योंकि इंग्लैंड के समान भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना एवं विकास नहीं हो पाया था। अतः कृषि पर दबाव बढ़ा। परंपरागत भारतीय कृषि प्रणाली में, जो कि परंपरागत बीजों, औजारों और तरीकों से खेती होती थी, तो उसमें उत्पादकता पहले ही से कम थी। उच्च दरों वाली औपनिवेशिक भू राजस्व प्रणाली ने स्थिति को और अधिक दयनीय बना दिया। साथ ही साथ अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति अंग्रेजों ने जो अपनाई थी, उसने भारतीय व्यापारियों को भी नष्ट कर दिया। दोस्तों, ब्रिटिशकालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित जो अध्ययन सामग्रियां मैंने प्रस्तुत की है, उनमें इन तथ्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वह जमींदार हो, कृषक हो अथवा व्यापारी हो, सबकी स्थिति दयनीय हो गई थी और इन सबों में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक समान रूप से रोष व्याप्त हो गया था, अर्थात गुस्सा भर गया था। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध इस रोष को और अधिक भड़काने में वायसराय लीटन द्वारा 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम साबित हुआ। इससे भी आप परिचित होंगे। इस दरबार में ब्रिटिश महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था, और जबकि इसी समय 1876-77 में दक्षिण में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों भारतीय भूखों मर चुके थे और दिल्ली दरबार पर पैसे उड़ाए जा रहे थे। अतः यह स्पष्ट हो चुका था कि भारतीयों के दुख दर्द से औपनिवेशिक सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। आगे बढ़ें। अब हम लोग देखें कि औपनिवेशिक सरकार की प्रतिक्रियावादी एवं प्रजातीय विभेद की नीतियों ने कैसे राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया। तो जैसा कि आपको पता है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात जब भारत का शासन ब्रिटेन ने कंपनी से अधिगृहित किया, तब 1858 में ब्रिटिश महारानी ने प्रत्येक भारतीय को योग्यता के आधार पर नौकरी देने का आश्वासन दिया था। घोषणा पत्र में यह बात लिखी गई थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका पालन कभी नहीं किया गया। अंग्रेज अपनी नस्लीय श्रेष्ठता की स्वपोषित मान्यता से बुरी तरह ग्रसित थे। दूसरी तरफ पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा के प्रति भारतीयों के एक विशेष वर्ग, विशेष रूप से हिंदुओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त एक नौकरी खोजू मध्यम वर्ग अस्तित्व में आ चुका था। लेकिन इस वर्ग के लिए भी सरकारी नौकरियों में क्लर्क से ऊपर उठने की संभावना नहीं थी। उच्च प्रशासनिक एवं अन्य पदों पर ब्रिटिश प्रभुत्व होने से भारतीयों के लिए कोई आशा नहीं थी। इस संदर्भ में 4 महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को हम देखेंगे, जिसने शिक्षित मध्यम वर्ग की आंखों को खोल दिया। आइए इन्हें देखते हैं। पहला था कि लीटन द्वारा सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में प्रवेश की उम्र 21 वर्ष से 19 वर्ष किया जाना।
अर्थात उसने घटा दिया सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में शामिल होने की उम्र को, जिससे सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में भारतीयों के भाग लेने की संभावनाएं असंभव सी हो गई। जैसा कि आपको यह भी पता है कि यह परीक्षा उस समय इंग्लैंड में ही आयोजित होती थी, तो कम उम्र में इस परीक्षा में शामिल होने के लिए इंग्लैंड जाना भारतीयों के लिए मुश्किल हो गया। दूसरा कि वर्ष 1878 में लीटन द्वारा लाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दूसरी महत्वपूर्ण नीति थी, जो प्रतिक्रियावादी नीति थी और जिसमें देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इन समाचार पत्रों के माध्यम से सरकारी नीतियों की आलोचना और जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता था। इसकी चर्चा हम लोग समाचार पत्रों से संबंधित जो अध्ययन सामग्री मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा उसमें विस्तृत रूप से की जाएगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, वर्ष 1878 में ही लीटन द्वारा लाया गया भारतीय शस्त्र अधिनियम था, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना अथवा उनका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया था, जबकि यूरोपियनों और जो अन्य एंग्लो इंडियन थे भारत में जो रह रहे थे उनको इनसे छूट प्राप्त था। चौथी जो महत्वपूर्ण घटना है वह इल्बर्ट बिल विवाद है। इस संदर्भ में परीक्षाओं में टिप्पणियां भी पूछी जाती हैं, तो इसे देख लें आप कि तत्समय प्रचलित न्याय प्रणाली के अनुसार प्रेसिडेंसी को छोड़ करके अन्य किसी भी क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध अभियोगों की सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकते थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के विरुद्ध फौजदारी मामलों की सुनवाई तो भारतीय न्यायाधीश कर ही नहीं सकते थे। रिपन एक उदारवादी वायसराय था जो न्यायिक दृष्टिकोण से भारतीय एवं यूरोपियों को समान स्तर पर लाना चाहता था। इसी की अनुमति से इसके परिषद के एक विधि सदस्य थे सीपी इल्बर्ट, उनको जो है सो निर्देश दिया रिपन ने इस संदर्भ में एक बिल प्रस्तुत करने के लिए। तो उसने सीपी इल्बर्ट ने एक बिल प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यूरोपियों के विरुद्ध मुकदमा सुनने का अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को प्रदान किया गया था। उस समय तक भारतीय न्यायाधीश सेशन जज तक बन चुके थे, लेकिन एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन बना करके भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया तथा दबाव में आकर के रिपन को बिल में संशोधन करना पड़ा, जिससे इस बिल की मूल भावना ही समाप्त हो गई। तो इस प्रकार भारत के प्रत्येक वर्गों में, चाहे वह शिक्षित हो या अनपढ़, समान रूप से उनमें असंतोष व्याप्त हो गया था। दोस्तों, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में जो 19वीं सदी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन हुए थे उनका भी प्रभाव माना जाता है। इस विचारधारा के अंतर्गत 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों, विशेषकर आर्य समाज आंदोलन ने राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। अतीत में स्वर्ण युग की अवधारणा ने देशवासियों के मन में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान का भाव पैदा किया। स्वामी विवेकानंद ने विश्व स्तर पर हिंदू धर्म एवं अध्यात्मवाद की श्रेष्ठता स्थापित कर दी थी। जो शिकागो में विश्व धर्म संसद हुआ था उसमें भाग लेकर के इन सुधार आंदोलनों ने भारत के एक बड़े भाग में सामाजिक एकता और बहुमुखी जागरण का संदेश भी दिया। तो इस प्रकार धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों से राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। आगे बढ़ें। औपनिवेशिक शासन की तरफ से जब भारतीयों के इस आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया तो राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत होकर के वे आंदोलनों की तरफ उन्मुख हुए और इस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंग्रेजी ने एक संपर्क भाषा के रूप में शिक्षित भारतीयों के लिए एक मंच प्रदान किया, जिसके माध्यम से विभिन्न भागों में रहने वाले बुद्धिजीवियों के बीच वैचारिक आदान प्रदान बढ़ा। इस वर्ग ने गोष्ठियों, सम्मेलनों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के माध्यम से इन असंतुष्ट लोगों को संगठित करने का कार्य किया। इनमें वे बुद्धिजीवी भी शामिल थे जो पाश्चात्य शिक्षा एवं आंग्ल भाषा के विरोधी थे
उन्होंने देसी भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों का प्रकाशन किया और राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रचारित एवं संगठित करने का कार्य किया। इस प्रकार ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले भारतीयों में सिर्फ पाश्चात्य शिक्षित वर्ग ही नहीं था, बल्कि देश की संपूर्ण निरक्षर जनता भी इसमें शामिल थी। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन जनित असंगतियों एवं विकृतियों का परिणाम था, जिनसे उत्पन्न असंतोषों को संगठित कर शिक्षित भारतीयों ने राष्ट्रवाद का स्वरूप प्रदान किया। राजनीतिक एकीकरण और अंग्रेजी भाषा के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के संगठन अस्तित्व में आए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी चर्चा मैं अलग से एक वीडियो में आपके लिए करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए आप इस संदर्भ में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।